मैं डॉक्टर इरशाद अली खान, समाचार राजनीति विज्ञान विभाग, राज के बांगड़वादे डिग्री नाम कार्यरत हूँ। जैसा कि हमने कल संयुक्त राज्य अमेरिका की कांग्रेस का प्रथम सदन प्रतिनिधि सभा का यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का अध्ययन किया था, आज हम सीनेट का अध्ययन करेंगे। हाउस ऑफ सीनेट का अध्ययन करेंगे। सीनेट जो अमेरिका का द्वितीय सदन है और उस सदन भी कहते हैं, उसको हम स्थायी सदन भी कहते हैं हम, और राज्यों का सदन भी हम कहते हैं, इकाइयों का सदन जिसे हम कहते हैं। विश्व का सबसे ज़्यादा शक्तिशाली द्वितीय सदन है संयुक्त राज्य अमेरिका की सीनेट, जो कि कांग्रेस के प्रथम सदन प्रतिनिधि सभा से ज़्यादा शक्तिशाली, यानी कि शक्ति और सम्मान की दृष्टि से सीनेट का विशेष महत्व है। वह कांग्रेस के प्रथम सदन से अधिक शक्तिशाली है। समय के साथ सीनेट की शक्तियों में इतनी वृद्धि हुई कि उसे आज विश्व के द्वितीय सदनों में सर्वाधिक शक्तिशाली कहा जा सकता है। सीनेट के संगठन के बारे में हम बात करें तो सीनेट संयुक्त राज्य अमेरिका की सीनेट का निर्माण राज्यों की समानता के संघीय सिद्धांत के आधार पर हुआ है। सीनेट में प्रत्येक राज्य को समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है। सभी राज्य अपने यहाँ से 2 प्रतिनिधि चुनकर सीनेट के लिए भेजते हैं। संविधान के अनुच्छेद 5 में स्पष्ट उल्लेख है कि किसी राज्य को उसकी सहमति के बिना सीनेट में प्रतिनिधित्व की सदस्यता से वंचित नहीं किया जा सकता। प्रारंभ में जब 13 राज्यों ने मिलकर अमेरिका संघ का निर्माण किया तो सीनेट के सदस्यों की संख्या 26 थी, यानी कि उस समय 13 राज्य थे तो उसके हिसाब से 2 राज्य के हिसाब से 26 हो गई। वर्तमान समय में अमेरिकी संघ में 50 राज्य हैं, यानी 50 इकाइयाँ हैं, यानी कि 2 सदस्य भेजते तो सीनेट के सदस्यों की संख्या 100 है। योग्यताओं के बारे में हम बात करें तो सीनेट के सदस्य होने के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति कम से कम 9 वर्ष से संयुक्त राज्य अमेरिका में रह रहा हो, उसकी आयु 30 वर्ष से कम ना हो, वह उस राज्य का निवासी हो जिससे उसका निर्वाचन हुआ हो। निर्वाचित होने पर सीनेट का सदस्य अमेरिकी शासन के किसी वैधानिक पद को ग्रहण नहीं कर सकता। सीनेट की सदस्यता की अवधि 6 वर्ष है, किंतु प्रति दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य अपने पद रिक्त कर देते हैं और उसका स्थान 2 निर्वाचित सदस्य ग्रहण करते हैं। संविधान के 17वें संशोधन, जो कि 1913 में पारित हुआ, के अनुसार अब सीनेटरों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष न रहकर प्रत्यक्ष हो गया। सीनेट का सदस्य पुनः निर्वाचित हो सकता है। उसका निर्वाचित होने पर समयावधि का कोई प्रतिबंध नहीं है। उपराष्ट्रपति इसका पदेन सभापति होता है। उसे वाद विवाद में भाग लेने का अधिकार नहीं और ना ही मतदान करने का। समान मत आने पर उसका निर्णायक मत देने का अधिकार है। उसकी अनुपस्थिति में अध्यक्ष पद ग्रहण करने के लिए सीनेट के सदस्य अस्थायी अध्यक्ष का निर्वाचन करते हैं, जो प्राय बहुमत दल का सदस्य होता है। सीनेट के सचिव, सार्जेंट एट आर्म्स आदि अन्य पदाधिकारी भी होते हैं। गणपूर्ति सीनेट की बैठकों हेतु सदन के कुल सदस्यों के बहुमत की उपस्थिति अनिवार्य है। यानी सीनेट की शक्तियाँ भूमिका के बारे में हम अध्ययन करें तो सीनेट की शक्तियों को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है: व्यवस्थापन, कार्यपालिका, न्यायपालिका संबंधी। व्यवस्थापन संबंधी शक्तियाँ कांग्रेस के दोनों सदन समान स्थिति है और व्यवस्थापन के क्षेत्र में उनकी शक्तियाँ समान हैं। कोई भी विधेयक उस समय तक अधिनियम कानून नहीं बन सकता जब तक वह सीनेट की स्वीकृति प्राप्त नहीं कर लेता। वित्त विधेयक यद्यपि प्रतिनिधि सभा में ही प्रस्तावित किए जाते हैं, तथापि सीनेट उन्हें स्वीकृति प्रदान करती है, उनमें संशोधन कर सकती है अथवा उन्हें निरस्त कर सकती है। सीनेट वित्त विधेयक की प्रारंभिक धारा में कोई भी संशोधन नहीं कर सकती, परंतु शेष विधेयक में वह इतना संशोधन करती है कि उसका रूप ही बदल जाए। साधारण विधेयक के बारे में, यानी कि साधारण विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है। इसके संबंध में दोनों सदनों को समान अधिकार प्राप्त है। दोनों सदनों द्वारा स्वीकार होने पर ही कोई विधेयक कानून बन सकता है। यदि दोनों सदनों में मतभेद हो तो दोनों सदनों की संयुक्त समिति द्वारा उसे दूर किया जा सकता है, जहां सीनेट ही सदा लाभदायक स्थिति में रहती है। संवैधानिक विधेयकों के विषय में भी दोनों सदनों की स्थिति पूर्णतः समान है। दोनों ही सदनों में संविधान संशोधन संबंधी विधेयक प्रस्तावित हो सकते हैं और प्रत्येक ऐसे विधेयक को पारित समझा जाने के लिए यह आवश्यक है कि उसे दोनों सदन अपने अपने 2/3 बहुमत से पारित करें। मुनरो के शब्दों में यह कांग्रेस की एक समकक्ष शाखा है, अधीनस्थ शाखा नहीं ही, और निम्न सदन के साथ राष्ट्रीय विधान यानी कानून बनाने का कार्य करती है। कार्यपालिका संबंधी शक्तियों के बारे में हम कह सकते हैं, कार्यपालिका संबंधी महत्वपूर्ण शक्तियों ने सीनेट को संसार के समस्त उच्च सदनों में सबसे अधिक शक्तिशाली बना दिया। उसकी महत्वपूर्ण शक्ति संधियों की पुष्टि की है। राष्ट्रपति द्वारा विदेशों के साथ
की गई संधियों तब तक लागू नहीं की जा सकती जब तक कि उन्हें सीनेट अपने 2/3 बहुमत से अनुमोदित ना कर दे। इस शक्ति ने उसे राष्ट्र के वैदेशिक मामलों के नियंत्रण और निर्देशन करने की शक्ति प्रदान करते हुए विदेश नीति के संबंध में राष्ट्रपति की शक्ति पर नियंत्रण स्थापित कर दिया। संधियों के संबंध में सीनेट की शक्ति का उल्लेख करते हुए जॉन हे का मत है कि सीनेट में आने वाली संधि अखाड़े में जाने वाले सांड के समान है। यह नहीं कहा जा सकता कि उस पर अंतिम प्रहार किस प्रकार और कब होगा, किंतु एक बात सुनिश्चित है कि वह अखाड़े के बाहर नहीं जाएगी। लास्की का भी यही मत है कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों में प्रभावी होने के कारण विश्व की कोई भी विधानसभा सीनेट की बराबरी नहीं कर सकती। प्राय कहा जाता है कि राष्ट्रपति के प्रशासकीय समझौतों की परंपरा के कारण इस शक्ति का महत्व घट गया है। राष्ट्रपति प्रशासकीय समझौतों को गुप्त रख सकता है, परिणाम स्वरूप उसके वैदेशिक मामलों पर सीनेट का नियंत्रण ढीला हो जाता है। परंतु यह विचार अतिशयोक्तिपूर्ण है। राष्ट्रपति यदि ऐसे प्रशासकीय समझौते कर ले जो सीनेट ना चाहती हो, तो राष्ट्रपति बहुत समय तक उन्हें कायम नहीं रख सकता, और यह पूर्ण संभव है कि सीनेट कानून द्वारा उस प्रथा को ही समाप्त कर दे। सीनेट की दूसरी कार्यपालिका संबंधी शक्ति राष्ट्रपति द्वारा की गई नियुक्तियों की पुष्टिकरण की है। इस पुष्टिकरण के लिए केवल साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। नियुक्तियों के विषय में यदि सीनेट अपने निश्चय को दृढ़ रहे तो राष्ट्रपति सीनेट द्वारा इंगित मार्ग पर चलता है। व्यवहार में साधारणतः सीनेट राष्ट्रपति द्वारा प्रस्तावित नियुक्तियों का अनुमोदन कर देती है, परंतु विशेष परिस्थितियों में वह इन्हें रद्द भी कर सकती है। ऐसा करके वो राष्ट्रपति पर नियंत्रण रखती है। तीसरी शक्ति विविध विभागों के विरुद्ध शक्तियों की जांच से संबंधित है। इस बारे में सीनेट का निर्णय अंतिम होता है। सीनेट को सब प्रकार के कार्यों में जांच पड़ताल करने का अधिकार। सीनेट द्वारा की जाने वाली खोजें बहुत गंभीर और दूरगामी परिणाम रखने वाली होती है। बहुत से अधिकारी सीनेटरों से बहुत भयभीत और आशंकित रहते हैं। सीनेट की खोजें बहुत प्रसिद्धि प्राप्त पाती है और बहुधा इन कार्रवाइयों को न्यूज़ रोल बनाई जाती है या टेलीविज़न कैमरों में लिया जाता है। सीनेटर जेम्स इरविन की अध्यक्षता में सीनेट की न्यायिक समिति ने कुख्यात वाटरगेट कांड की जो क्रांतिकारी जांच पड़ताल की, उसने सीनेट को आकर्षण शक्ति का विश्व विख्यात बना दिया। इस जांच के फलस्वरूप भूतपूर्व और शक्तिशाली राष्ट्रपति निक्सन को पद त्याग करने के लिए विवश होना पड़ा। सीनेट को यह भी अधिकार है कि वो राष्ट्रपति से किसी विदेशी शक्ति से किसी विषय पर वार्ता करने की प्रार्थना करे, परंतु आरंभन यानी इनिशिएटिव की शक्ति सीनेट के पास ना होकर राष्ट्रपति के पास होती है। सीनेट की अंतिम कार्रवाई शक्ति युद्ध की घोषणा संबंधी है। इस विषय में प्रतिनिधि सभा के साथ सीनेट भी युद्ध की घोषणा किए जाने से पहले उसे अपनी स्वीकृति प्रदान करती है। सैद्धांतिक रूप से सीनेट की शक्ति यद्यपि प्रतिनिधि सभा के समकक्ष ही है, परंतु संधियों के अनुसमर्थन या पुष्टि करने की शर्तों के साथ सीनेट का महत्व इस शक्ति की दृष्टि से भी प्रतिनिधि सभा से बढ़ जाता है। अन्वेषण संबंधी यानी इन्वेस्टिगेशन संबंधी शक्तियाँ। सीनेट को समस्त महाभियोगों को सुनने का एकाधिकार प्राप्त। सीनेट राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राजदूत, मंत्रिमंडल के सदस्यों, सर्वोच्च न्यायालय एवं अन्य उच्च सिविल अफसरों के अभियोगों के मुकदमे सुनने के लिए न्यायालय का कार्य करती है। प्रतिनिधि सभा द्वारा दोषारोपण करके प्रस्तावों को सीनेट के समक्ष रखा जाता है और सीनेट 2/3 बहुमत से इन महाभियोगों पर निर्णय देती है। महाभियोगों की सुनवाई के समय सीनेट का अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है। यानी कि महाभियोग की सुनवाई के समय सीनेट का अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है। इस सदन के कोरम के लिए 2/3 सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है। अभी तक सीनेट द्वारा कुल 12 महाभियोगों की प्रस्ताव की जांच की गई। उनमें से 4 महाभियोगों के प्रस्ताव पारित किए गए। राष्ट्रपति एंड्रयू जॉनसन पर लगाया गया महाभियोग असफल रहा। महाभियोग की जांच करने की प्रक्रिया में सीनेट सभी कार्य जैसे आदेश जारी करना, गवाहों को बुलाना, उन्हें शपथ दिलाना आदि करती है। सीनेट अन्वेषण समितियों द्वारा यह कार्य करती है। जिसे गेलोवे ने सीनेट की इन इन्वेस्टिगेशन या अन्वेषण समितियों को कार्यपालिका के साथ संबंध स्थापित करने वाली कड़ी बताया है।
अन्य अधिकार सीनेट संविधान संशोधन प्रक्रिया में भाग लेती है, संघ में नए राज्य के प्रवेश की स्वीकृति देती है और राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए किए गए मतदान की गणना करती है। यदि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी व्यक्ति को पूर्ण बहुमत प्राप्त ना हो तो सर्वाधिक मत पाने वाले प्रत्याशियों में से किसी एक को उपराष्ट्रपति निर्वाचित करती है। सीनेट ही अपने निर्वाचकों, निर्वाचन विवरणों और सदस्यों की योग्यताओं का निर्धारण करती है। यानी इन अधिकारों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि सीनेट विश्व का एक शक्तिशाली सदन है। यानी कि सीनेट शक्तिशाली होने के आधार या कारणों का हम कल अध्ययन करेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।